क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हो? चलो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले क्लास में हमने अपने आहार नाल के जो मुख्य अंग थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं अपने सहायक ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, तो सहायक ग्रंथियों में सबसे पहली जो ग्रंथि है वह है यकृत ग्रंथि। यकृत, ठीक है, तो यकृत ग्रंथि मतलब लीवर, सभी आप जानते हैं लीवर। और मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो हमारी कौन सी ग्रंथि होती है? यकृत ग्रंथि होती है ना। अच्छा, तो चलिए देखते हैं आखिर यकृत ग्रंथि क्या होती है। तो सुनिए, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो एक यकृत का है, लिवर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में। यकृत से एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? या तो वो आपसे पूछेगा कि यकृत की संरचना को समझाइए, या आपसे पूछ सकता है यकृत के कार्य को। जो कार्य वाला क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यकृत के बारे में, आखिर क्या होता है। तो यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका जो वजन होता है वो 1.5 kg होता है। किसका? यकृत का। यकृत का जो वजन है वो कितना होता है? 1.5 kg होता है। और इसकी विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो ये लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ा होता है यकृत। नेक्स्ट, यकृत में दो पालियां होती हैं, लॉब। ये आपको बिल्कुल दिखाई दे रही है। देखो, ये जो पाली है वो हमारा दायां पिंड, या हम इसको कह सकते हैं दाईं पाली। और ये जो पाली आपको दिखाई दे रही है वो है बाईं पाली। याद रखना, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, या सबसे, है ना। और यकृत का जो वजन होता है 1.5 kg होता है। इसकी चौड़ाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। और यकृत के दो पिंड होते हैं, एक दायां पिंड और एक बायां पिंड। इसके अलावा इसमें दो छोटी पालियां, और वो छोटी पालियां एक तो कॉर्डेट पाली और एक क्वाड्रेट पाली। आपको बिल्कुल दिखाई दे रही है, ये तो क्वाड्रेट पाली है और ये कॉर्डेट। ये दो पालियां और होती हैं दो पालियों के अलावा। भाई, एक तो दाईं पाली है और एक बाईं पाली है। इनके अलावा भी दो छोटी छोटी पाली होती हैं। पाली का मतलब लौह खंड, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट। ये जो दायां पिंड होता है, राइट लॉब जो होता है, वो लेफ्ट लॉब की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। जैसा डायग्राम में आपको दिखाई दे ही रहा है कि ये जो राइट लॉब है वो थोड़ा बड़ा है, किससे? लेफ्ट लॉब से। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल आप बुक में बनाते हुए चलना, पूरी लाइन वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप लिख सकते हैं 3-4 पॉइंट यकृत के बारे में। इतना वजन होता है, इतनी चौड़ाई होती है, ये दो पालियां होती हैं, इनके अलावा ये भी दो पालियां होती हैं। फिर आपको कुछ एक बात और समझनी है। देखिए, आप जरा ध्यान देना कि मैं एक रफली डायग्राम बनाता हूँ। हाँ, जैसे मान लेते हैं ये हमारा लिवर है, यकृत है। और अच्छा, मान लेते हैं यकृत की ये दो लोब हैं, दो पालियां हो गई, ये राइट लोब ये लेफ्ट लोब मान लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। चलो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ये राइट लोब ये लेफ्ट लोब। ठीक है, तो ये दोनों जो पालियां होती हैं, इन दोनों पालियों से एक वाहिनियां निकलती हैं ऐसे। एक डक्ट ये लेफ्ट लोब से आ रही है, एक डक्ट ये आ रही है कहां से? राइट लोब से। तो इन दोनों वाहिनियों को बोलते हैं यकृत वाहिनी, हेपेटिक डक्ट, यकृत वाहिनी। तो दोनों यकृत से जब दो वाहिनी आती हैं तो ये आपस में हो जाती हैं कॉमन।
दोनों ज्वाइंट हो गई, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डक्ट, सामान्य वाहिनी। अच्छा ये जो कॉमन डक्ट, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, गॉल ब्लेडर होता है, पित्ताशय होता है। तो ये जो पित्ताशय है ये वाला, यहाँ चित्र में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, पित्ताशय दिखाई दे रहा है ना। अच्छा यहाँ भी मैं आपको बताऊं तो देखिए, ये गॉल ब्लेडर है, पित्ताशय है, ये हमारे जो मैंने आपको वाहिनी बनाई है ये हमारी दोनों लेवर से आ रही है ये वाली, तो ये है कॉमन बाइल डक्ट, है ना। अच्छा ये जो कॉमन बाइल डक्ट है इस गॉल ब्लेडर की वाहिनी से ज्वाइंट हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है ना ये वाली, तो इसको हम नाम देते हैं कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ क्लियर आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे देखिए, ये दोनों यकृत पिंडों से चल के आ रही है वाहिनी, इसको आपने नाम दे दिया सामान्य वाहिनी। ये सामान्य वाहिनी इस प्रकार ये पित्ताशय है, पित्ताशय से जुड़ जाती है और इसको हम नाम देते हैं सामान्य पित्त वाहिनी, ठीक है। और ये सामान्य पित्त वाहिनी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट, ये सामान्य पित्त वाहिनी कॉमन बाइल डक्ट जो होती है वो हमारे अग्नाशय की वाहिनी से ज्वाइंट हो जाती है। देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है वो हमारी ड्यूडेनम है, ग्रहणी होती है। अच्छा ये जो है कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट इस प्रकार घूमती हुई जुड़ जाती है अग्नाशय वाहिनी से। किससे जुड़ जाती है? अग्नाशय वाहिनी से। ये अग्नाशय है, ये ग्रहणी है, देखना आप, ये तो अग्नाशय है और ये वही ड्यूडेनम है, छोटी आंत का प्रथम भाग, ठीक है। तो ये जो अग्नाशय वाहिनी होती है ना, ये ग्रहणी वाले पार्ट में एक अवरोधनी के द्वारा खुलती है जिसको हम ओडाई की अवरोधनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओडाई की अवरोधनी। ये वाली है ओडाई की अवरोधनी, समझ में आ गई बात? तो ये भी आपकी थोड़ी बिल्कुल लिखा हुआ है, नहीं यही बात समझना। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि यकृत जो होता है 1.5 kg का होता है, 15 से 22 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है और इसके दो पिंड, दायां पिंड और बायां पिंड होता है। दायां पिंड बाएं की तुलना में बड़ा होता है। इसके अलावा इसमें क्वाड्रेट एंड कोडेट पालियां भी होती हैं। फिर आपको ये लिखना है कि दोनों यकृतों से आने वाली वाहिनी, दोनों यकृतों से आने वाली वाहिनी पित्त वाहिनी के साथ मिलकर सामान्य पित्त वाहिनी बनाती है। कैसे बनाती है? देखो ये मान लेते हैं दोनों यकृत से चल के आ रही है वाहिनी, ठीक है। तो ये हमारी यकृत वाहिनी हो गई कॉमन। अच्छा ये यकृत वाहिनी अगर हमारे पित्ताशय की वाहिनी से जुड़ जाती है तो आप इसको कॉमन बाइल डक्ट नहीं बोल सकते क्या? सामान्य पित्त वाहिनी इसको बोल सकते हैं ना। तो ये सामान्य पित्त वाहिनी, ये वाली, ये सामान्य पित्त वाहिनी क्या करती है? अच्छा ये हमारा यकृत वो एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट जा रहा है यहाँ से, तो ये जो हमारी है ग्रहणी है, देखो ये वाली, ये हमारी ग्रहणी है और इस ग्रहणी के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है हमारा अग्नाशय, अग्नाशय प्रेजेंट होता है, पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। अच्छा पैनक्रियाज की ये वाहिनी है जिसको हम अग्नाशय वाहिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमारी जो कॉमन बाइल डक्ट है ये वाली, ये कॉमन बाइल डक्ट इस प्रकार अग्नाशय वाहिनी में जाकर ओपन होती है, ठीक है।
और अपने रस को इस वाहिनी के द्वारा, जिसको हम डक्टस कोलोडोकस कहते हैं, उसके द्वारा गृहिणी में जाकर ओपन हो जाती है। कहने का मतलब है जो हमारा पित्ताशय होता है उसमें पित्त रस जमा होता है। एक बात समझना, पित्त रस का निर्माण तो करता है यकृत, ठीक है, और उसका स्टोरेज होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर। पित्त रस का निर्माण गॉल ब्लैडर बिल्कुल भी नहीं करता है, पित्ताशय नहीं करता है, यकृत करता है। केवल पित्ताशय में स्टोरेज होता है पित्त रस का, बाइल जूस का, और वह पित्त रस भोजन के पाचन के समय, अभी आपको बाद में समझना पड़ेगा इसको, बाद में आपके काम आएगी ये बात ना, कि पित्त रस पित्ताशय से चलकर इस सामान्य वाहिनी के माध्यम से ओड़ाई की अवरोधनी द्वारा कहाँ पे खुलता है? गृहिणी में, ठीक है, क्योंकि गृहिणी में भी भोजन का पाचन होता है, तो भोजन के पाचन को करने के लिए पित्तरस की भी आवश्यकता होती है। तो वही पित्तरस गॉल ब्लैडर से सामान्य पित्त वाहिनी से चलता हुआ इस अवरोधनी द्वारा यहाँ पर, देखो यहाँ पर सीक्रेट, समझ में आ गया सिस्टम क्या है यकृत का, है ना? हाँ, चलिए पता चल गई बात। तो ये हमारी बात थी यकृत के बारे में। यकृत के 3 पार्ट किए गए, मैं संरचना की बात कर रहा हूँ। तो यकृत के मुख्य रूप से आपको 3 पॉइंट, थोड़े लॉन्ग पॉइंट है, देखो कैसे। पहले पॉइंट में आप ये बताएंगे कि यकृत का वजन कितना होता है, यकृत की ये पालियां होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप इस वाहिनी वाले सिस्टम को क्लियर करेंगे कि भाई दोनों यकृतों से वाहिनी आती है, यकृत वाहिनी जो पित्ताशय की वाहिनी से मिलकर सामान्य पित्त वाहिनी बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। और ये कॉमन बाइल डक्ट अग्नाशय के साथ मिलकर, अग्नाशय वाहिनी के साथ मिलकर ओड़ाई की अवरोधनी, ओड़ाई, ये ओड़ाई की अवरोधनी इस जगह पर होती है जहां पर ये ओपन होता है गृहिणी में। अवरोधनी द्वारा कहाँ ओपन होती है? गृहिणी में, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। अब जो थर्ड पॉइंट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है डायग्राम के हिसाब से। सुनिए, वो ये कहता है, आप नेक्स्ट किताब में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कि वो ये कह रहा है भाई कि यकृत का जो निर्माण होता है, यकृत का जो निर्माण होता है वो यकृत कोटरों द्वारा होता है, हेपेटिक लोब, और या यकृत पिंड भी हम इसको बोल सकते हैं। और जो यकृत पिंड है ना, हेपेटिक लोब, बात को समझना, यकृत पिंड, जो यकृत पिंड होता है वो यकृत की क्रियात्मक इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट। यानी कि जो यकृत के कार्य होते हैं उन कार्यों को कराने के लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार होता है? यकृत पिंड जिम्मेदार होता है ना। अच्छा, तो एक हेपेटिक लॉब की मैं बात कर रहा हूं, हेपेटिक लॉब, यकृत पिंड। इस यकृत पिंड का निर्माण अनेकों यकृत कोशिकाएं करती हैं। पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ हेपेटिक लॉब का कि आखिर ये कैसा होता है, फिर आपको पूरी थोड़ी समझ में आएगी, है ना। देखिए, ध्यान समझना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो एक यकृत पिंड है, हेपेटिक लॉब है। ध्यानपूर्वक समझना, मैं आपको बता चुका हूं कि यकृत का निर्माण अनेकों यकृत पिंडों से होता है, और यकृत पिंडों का भी निर्माण किससे होता है? यकृत कोशिकाओं से होता है, ठीक है।
तो देखिए ये जो मैंने आपको एक फिगर बनाया है वो ये यकृत पिंड का है, हेपेटिक लॉब का है ना। तो थ्योरी क्या कहती है कि जो यकृत पिंड अनेकों यकृत कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो जो आपको ये दिखाई दे रही है चैन, ये दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये हमारी यकृत कोशिका है, ठीक है। ये यकृत कोशिकाएं होती हैं और ये पूरा कौन है, यकृत पिंड है। तो आप मुझे बताइए यकृत पिंड का निर्माण कौन कर रहा है, यकृत कोशिकाएं कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो यकृत कोशिकाएं हैं इनके बीच में, यकृत कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है, ये वाला जो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इन स्थानों को हम शिरापात्र, साइनोसॉइड्स, आपकी बुक में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि यकृत कोशिकाओं के बीचों बीच में जो स्थान होता है उनको हम शिरापात्र कहते हैं। और शिरापात्रों की दीवार से, ये दीवार है शिरापात्र की, इन दीवारों से कुछ कोशिकाएं जुड़ी हुई रहती हैं। ये जो आपको मैंने 4 कोशिकाएं बनाई है आप देख सकते हैं, बिल्कुल देखो एक बार दोबारा समझो, ये क्या है, यकृत पिंड है ना। यकृत पिंड क्या होता है कि ये यकृत की क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। अच्छा, यकृत पिंड का निर्माण भी कौन करती है, यकृत कोशिकाएं करती हैं, जो आपको ये दिखाई दे रही है यकृत कोशिकाएं, ठीक है। यकृत कोशिकाओं के बीच का जो स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, उसको हम शिरापात्र कहते हैं, साइनोसॉइड्स कहते हैं। और इन शिरापात्रों की दीवार से कुछ कोशिकाएं जुड़ी हुई रहती हैं। इन कोशिकाओं को हम कुप्फर कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कुप्फर कोशिका। ये जो आपको दिखाई दे रही है 4, ये कुप्फर कोशिकाएं। क्या काम होता है कुप्फर कोशिकाओं का कि ये महाभक्षकाणु कोशिकाएं होती है। महाभक्षकाणु का मतलब होता है किसी भी जीवाणु या सूक्ष्म जीव का भक्षण करने वाली कोशिका। तो ये ही है कुप्फर कोशिका। समझ में आ गई कहाँ पर होती है कुप्फर कोशिका, है ना। ये साइनोसॉइड्स हैं, इनकी दीवारों से जुड़ी रहती है कुप्फर कोशिकाएं। अच्छा, फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट में ये पढ़ने को मिलेगा कि हेपेटिक लॉब के जो किनारे होते हैं, दिखाई दे रहे हैं किनारे, हेपेटिक लॉब के जो किनारे होते हैं, यहाँ 3 संरचनाएं होती हैं, 3 संरचनाएं। अब वो कौन कौन सी संरचना मैं आपको बता देता हूं। एक तो जो होती है हमारी शिरावाहिनी, या मैं कहूं पित्तवाहिनी, है ना, शिरावाहिनी, ये भी आएगा। चलो ये हमें इधर ले लेता हूं। एक तो मान लेते हैं हमारी ये पित्तवाहिनी है, ठीक है। एक यकृत धमनी है और एक है हमारी यकृत शिरा। बात समझना मेरी, जो मैंने 3 पॉइंट बनाए, 3 बिंदु, तो ये 3 क्या क्या होती हैं किनारों पर। एक तो पित्तवाहिनी होती है, एक यकृत शिरा होती है और एक यह होती है यकृत धमनी। और ये या यकृत नभायिका तंत्र भी हम इसको बोल सकते हैं ना। ये जो तीनों मिलकर, ये जो तीनों संरचनाएं मिलकर हैं वो एक पोर्टल ट्राइड यानी कि त्रिक बनाती हैं, नवाहिका त्रिक, यकृत नवाहिका त्रिक बनाती हैं। ये जो 3 संरचनाएं तो हैं, तो हम इसको ट्राइड बोलते हैं या त्रिक बोलते हैं। क्लियर है। आपकी जो बुक है उसमें इतनी ही थ्योरीज की संरचना के बारे में दी गई, यकृत के बारे में। एक बार आप दोबारा मैं फास्ट रिवीजन बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि यकृत की संरचना को समझाइए, तो आप लिखेंगे, आज की इसकी हिस्टोलॉजी समझाइए, तो आप लिखेंगे कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका जो वजन है 1.5 kg होता है। इसकी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है और इसके 2 पिंड होते हैं, दायां पिंड और बायां पिंड। दायां पिंड बाएं पिंड की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है और इसके अलावा इसमें 2 पालियां और होती हैं, एक कॉर्डेट पाली और एक क्वाड्रेट पाली। क्लियर है। एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि
दोनों यकृतों से चलकर आने वाली यकृत वाहिनी संयुक्त हो जाती हैं और वो पित्ताशय की वाहिनी से जुड़कर कॉमन बाइल डक्ट या सामान्य पित्त वाहिनी का निर्माण करती है और वो सामान्य पित्त वाहिनी अग्नाशय वाहिनी के साथ मिलकर ओडाई की अवरोधनी द्वारा ग्रहणी में जाकर ओपन होती है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में आपको ये ट्राइड के बारे में बताना है कि यकृत का निर्माण अनेकों यकृत पिंडकों से होता है और यकृत पिंडक इसकी क्रियात्मक इकाई होती है और यकृत पिंडकों का निर्माण भी यकृत कोशिकाओं से होता है और इन कोशिकाओं के बीच वाले स्थान को क्या बोलते हैं? शिरापात्र बोलते हैं और इनके शिरापात्र की दीवारों से पोफर कोशिकाएं संलग्न रहती हैं जो महाभक्षकाणु की तरह कार्य करती हैं और इसके किनारों पर नेवाही का त्रिक होता है और इस त्रिक में क्या होता है कि एक तो पित्त वाहिनी होती है, एक यकृत शिरा होती है और एक यकृत धमनी होती है। क्लियर है बात? तो ये तो बात है हमारे यकृत की संरचना के बारे में। नहीं यही बात समझ में आ गई क्या? हाँ, कर सकते हैं ना आराम से? ठीक है, चलिए फास्ट तो नहीं चल रहा हूं मैं, स्लो करूं क्या? चलिए ठीक है, तो ना समझ में आ गई बात? अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने मोस्ट वन क्वेश्चन यकृत के कार्य। ठीक है, यकृत के कार्य, ये तो हुई यकृत की संरचना। अब देख लेते हैं इसके कार्य। देखो कुछ 5-6 आप मुख्य मुख्य कार्य लिख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वन, यकृत का जो मुख्य कार्य होता है वो पित्त रस का निर्माण करना। पहला मुख्य कार्य है कि ये पित्त रस का क्या करता है? निर्माण करता है ना। सेकंड, यकृत जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर, बात समझना, यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर अपने अंदर स्टोर कर लेता है, संचित कर लेता है। ठीक है, समझ रहे हो क्या? इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस है ना। यकृत ग्लूकोज को किसमें चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में, और उसको अपने अंदर भविष्य के लिए स्टोर कर लेता है। ठीक है, और ये ग्लाइकोजन को अगेन किसमें बदल सकता है? ग्लूकोज में। इसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल सकता है और ग्लाइकोजन को आवश्यकता पड़ने पर किसमें बदल सकता है? ग्लूकोज में बदल सकता है। और ये एक शब्द है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, समझना इसको। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है भाई? ग्लाइकोनियोजेनेसिस आप सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यकृत प्रोटीन और वसा की सहायता से भी किसका निर्माण कर सकता है? ग्लूकोज का निर्माण कर सकता है। तो आप मुझे बताइए, ग्लूकोज का निर्माण कुछ नए पदार्थों से हो रहा है कि नहीं हो रहा? नए पदार्थों से हो रहा है भाई, वसा से और प्रोटीन से। तो इसी प्रक्रम को हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अर्थात ग्लूकोज का निर्माण, जेनेसिस का मतलब तो होना ही निर्माण होना है और लाइसिस का मतलब टूटना होता है। ठीक है, तो नियो मतलब नए पदार्थों से ग्लूकोज का क्या होना? निर्माण होना। तो याद रखना, यकृत पित्त रस का निर्माण करता है, ग्लाइकोलाइसिस को प्रेरित करता है, ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है और ग्लाइकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। ठीक है, 4 कार्य हो गए।
पांचवा, यकृत जो होता है वो हेपेरिन, बहुत अच्छा शब्द है हेपेरिन। यकृत हेपेरिन का निर्माण करता है। क्या होता है हेपेरिन? हेपेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, प्रतिस्कंदक है ना। कोगुलेंट मतलब स्कंदक, यानी कि देखो आपने सुना होगा कि जब भी हमारे कहीं कट लग जाता है तो रुधिर का थक्का जमता है, लेकिन रुधिर हमारी वाहिनियों में कभी भी नहीं जमता है। कौन सी वाहिनियों में? अपनी रुधिर वाहिनियों में अंदर। क्यों नहीं जमता? क्योंकि हमारी रुधिर वाहिनियों में यकृत के द्वारा बनाया हुआ क्या होता है? हेपेरिन होता है। तो ये हेपेरिन क्या करता है? रक्त को स्कंदित यानी कि थक्का नहीं जमने देता है, तो इसको हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। तो यकृत का कार्य होता है हेपेरिन का निर्माण करना, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा यकृत होता है वो विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन B12 इसके निर्माण में भी सहायता करता है। मैं कहूँ संचय करता है ना। विटामिन ए का संश्लेषण, B12 का और विटामिन डी के संश्लेषण में भी भूमिका निभाता है। कौन? यकृत, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये 5-6 कार्य आपके लिए बहुत हैं, हालांकि 7-8 कार्य होते हैं। हाँ, इसको हम केमिकल फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं कि जो हमारी दवाई वगैरह होती हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन भी कौन करता है? यकृत ही करता है, ठीक है। रुधिर स्कंदन कारकों का भी निर्माण करता है ना। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, हालांकि इसके प्रोथ्रोम्बिन का भी निर्माण करता है ना, प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय करेगा। तो ये आप मुख्य कार्य 5-6 आप याद रख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतने आपके लिए सफिशिएंट होते हैं। पित्ररस का निर्माण, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोन्यूट्रिशन, हेपेरिन का निर्माण, A12, B12 और D का संश्लेषण, ठीक है। तो ये हमारी जो है फर्स्ट ग्रंथि है, हाँ, जिसको हम बोलते हैं सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियों में सबसे पहली जो ग्रंथि है वो कौन सी है? हमने पढ़ी है यकृत ग्रंथि। समझ में आ गई क्या है यकृत ग्रंथि? सबसे पहले तो आप संरचना बताइए भाई, इतना वजन होता है, इतने पालियां होती हैं, ये पाली उससे बड़ी होती है ना, ऐसे। और फिर हम बात कर देंगे उसके बारे में कि ये वाहिनियां उससे मिलकर सामान्य पित्त वाहिनी बनाती हैं, और सामान्य पित्त वाहिनी अग्नाशय वाहिनी से मिलकर गृहिणी में ओडाई की अग्नि द्वारा ओपन होती है। थर्ड पॉइंट में हम उसकी बात करेंगे हेपेटिक लोब की, है ना, लिख सकते हैं ना आराम से। और उसके बाद फिर हम क्या बात करेंगे? यकृत के कार्यों की। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, यकृत के कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी ग्रंथि है लार ग्रंथि होती है। सेकंड जो हमारी ग्रंथि वो कौन सी है? लार ग्रंथि, सैलाइवा। कौन सी ग्रंथि? सैलाइवा ग्लैंड, है ना। तो लार ग्रंथि क्या होती है कि पाचन तंत्र में जो मुख्य भूमिका निभाती है वो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं, और ये 3 प्रकार की होती हैं। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अधोजिह्वा, अधोजिह्वा सब लिंगुअल। अधो का मतलब हमेशा क्या होता है? नीचे, और जिह्वा का मतलब जीभ। तो एक जोड़ी लार ग्रंथि तो जीभ के नीचे, अधोजिह्वा, अधोजंग और कर्णकूट, जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड, ठीक है। जो हमारी लार ग्रंथियां होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। अधोजिह्वा सबलिंगुअल जिसको बोलते हैं, अधोजंग सब मैक्सिलरी बोलते हैं, कर्णपूर्व पैरोटिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इनमें जो सबसे मुख्य लार ग्रंथि होती है वो कर्णपूर्व ग्रंथि होती है, जो हमारे गालों से होकर, चीक से होकर गुजरती है और हमारे यहाँ पर ओपन होती है पूरे माउथ में। ये हमारी मुख्य लार ग्रंथि होती है पैरोटिड, ठीक है। और कई बार इस ग्रंथि में सूजन आने से ही आपने सुना होगा कनफेड हो जाना, कनफेड, है ना, सुना है क्या नाम? मम्स वायरस, है ना। तो वही
ये ग्रंथियां सूज जाती हैं तो यहाँ पर ये फूल जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार, है ना। हाँ, तो वो यही ग्रंथि है, वो पैरोटिड ग्रंथि। हाँ, तो हमारी 3 प्रकार की ग्रंथि है। लार ग्रंथि, केवल आपको नाम याद रखने हैं और आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो लार होता है उसमें 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक तो टाइलिन एंजाइम और एक लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, ये हमारे 2 एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन और एक लाइसोजाइम। टाइलिन का जो काम होता है वो आपको पता ही है, भोजन को पचाता है, और लाइसोजाइम का भी मैंने बताया था आपको। क्या काम करता है लाइसोजाइम? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को गलाता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी ग्रंथि है? लार ग्रंथि। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात, है ना। एक तो हमारी यकृत ग्रंथि हो गई और एक कौन सी हो गई? लार ग्रंथि। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय, हालांकि पूरी अग्नाशय ग्रंथि को हम 29वें चैप्टर में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी तंत्र में, एंडोक्राइन सिस्टम में। फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, बिल्कुल माइनर सा हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि डीपली बात हम जो इसकी करेंगे 29 चैप्टर में करेंगे अग्नाशय ग्रंथि की, है ना। वही सेम टॉपिक है, टिटो है, कोई फेर नहीं है उसमें ना। तो हल्का से मैं आपको बता दूं आपको, अग्नाशय पैनक्रियाज। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि होती है। देखो, सबसे बड़ी कौन सी थी? यकृत, लेकिन सबसे लंबी अग्नाशय। ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी होती है? वो 29 चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, वैसे पीयूष और पीनियल ग्रंथि होती है, अभी आप नहीं समझ पाएंगे उनको, तो 29 चैप्टर में हम बात करेंगे ना, क्योंकि वह चैप्टर पूरा ग्रंथियों का ही है ना। तो अग्नाशय जो ग्रंथि है वो सबसे लंबी ग्रंथि है और मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, मिश्रित मतलब ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। 11th क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, है ना। और इसमें आपको एक ही बात याद रखनी है कि इसमें 3 प्रकार की ये अंतःस्रावी बहिःस्रावी है। तो इससे क्या होता है, अग्नाशय जो ग्रंथि है वो एक रस का स्रावन करता है, जिसको बोलते हैं अग्नाशय रस। अग्नाशय रस, ये जो अग्नाशय रस है, पैनक्रियाज जूस है, ये तो भोजन के पाचन के लिए काम आता है। और इसका जो अंतःस्रावी पार्ट होता है अग्नाशय का, भाई अग्नाशय के 2 भाग हैं, एक तो बहिःस्रावी भाग और एक अंतःस्रावी भाग। बहिःस्रावी भाग तो स्रावित करता है अग्नाशय रस को, जो गृहिणी में जाकर गिरता है, सीक्रेट होता है गृहिणी में जाके ना, अग्नाशय रस। और जो इसका अंतःस्रावी पार्ट होता है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा। ये जो अल्फा कोशिका होती हैं, अल्फा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के। अल्फा जो कोशिका होती है वो ग्लूकागोन एंजाइम का स्रावन करती है, हार्मोन का स्रावन करती है, हार्मोन का। और जो बीटा कोशिका होती है वो इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। और जो गामा होती है वो सोमेटोस्टेटिन। बात समझना, अग्नाशय ग्रंथि की बात चल रही है। तो अग्नाशय ग्रंथि सबसे लंबी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। इसके 2 पार्ट हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। बहिःस्रावी पार्ट या जिसको हम एसिनाई पार्ट बोलते हैं, वो तो अग्नाशय रस का स्रावन करता है। और जो अंतःस्रावी होता है उसमें एक वैज्ञानिक थे लैंगरहैंस, तो उन्होंने कुछ कोशिकाओं की इनकी खोज की थी। तो इन कोशिकाओं को लैंगरहैंस की कोशिका या लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो लैंगरहैंस की अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है,
लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावन होता है और लैंगरहैंस की गामा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन स्रावन होता है। ठीक है, तो यही है हमारी क्या, पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो ये जो अब जो हमारी बात हुई है, अच्छा इनके हार्मोनों का क्या कार्य है ये हम 29 चैप्टर में देखेंगे, है ना। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि अब तक जो हमने बात कर ली है वह हमने एक मुख्य टॉपिक कर लिया है कि आहार नाल की संरचना, पहला टॉपिक हुआ है ना। अब एक टॉपिक और है इस चैप्टर में, और वो टॉपिक क्या है, आहार नाल की कार्य की, कि आखिर किस अंग में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां तक बात क्लियर है। मैं आपको बता दिया है कि भाई आहार नाल की संरचना। अब आहार नाल की संरचना में कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, मुख्य क्वेश्चन जैसे दंत की संरचना है, दंत सूत्र है, आमाशय की संरचना है ना, औत की संरचना, दोनों छोटी आंत्र की संरचना है औत की है, और यकृत के कार्य। ये बहुत मुख्य क्वेश्चन है, चार को मतलब। ठीक है, और बाकी आपको पढ़ने तो सारे ही। ठीक है, नहीं यही बात समझ में तो आराम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। चलिए, तो अभी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि नोट्स भी वैसे आप इससे बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हल्का हल्के से बना ही सकते हैं, जैसे डायग्राम वगैरह थोड़ा सा आप समझने के लिए, है ना। तो अब जो हम बात करने वाले हैं अपनी आहार नाल की संरचना तो हो गई। अब हम बात करते हैं अपने डायग्राम के बारे में, है ना, आहार नाल का चित्र, कि आहार नाल का डायग्राम कैसे बनाया जाए या पाचन तंत्र का चित्र कैसे बनाया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा उसमें 2 नंबर का, सॉरी हाँ 1 या 2 नंबर का चित्र जरूर है, 100%। ठीक है, तो भी हम देखते हैं। हाँ, तो भाई जैसा मैं आपको बता ही रहा था कि हमने जो बात कर ली है वो अपने आहार नाल की संरचना के बारे में बात कर ली। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आहार नाल का चित्र, है ना। तो जैसे क्वेश्चन आता है ना, तो वो आता है जैसे मानव आहार नाल का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो 1 या 2 नंबर का ये चित्र आता है। ठीक है, आहार नाल का। तो देखते हैं कि आखिर आहार नाल का चित्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए एक हमको सिंपल तरीके से चित्र बनाना होता है। आप ऐसा नहीं समझे कि जैसे किताब में बन रहा है आप डिटो ऐसे ही चित्र बनाएं, समझ लो। क्योंकि बायोलॉजी में जो चित्र हमको वहाँ बनाने पड़ते हैं वो एक रफली डायग्राम, मेरा मतलब जैसे चलता हुआ चित्र, ज़्यादा सुंदरता और सजावट की आवश्यकता नहीं होती है। एक ऐसा लगना चाहिए जैसे हाँ ये चित्र है, और उसका नामांकन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसी पर आपके पूरे नंबर मिलते हैं। चलिए, तो देखते हैं मानव आहार नाल का नामांकित चित्र कैसे बनाते हैं। सुनिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें इस प्रकार एक चित्र बनाना है, इस प्रकार 2 लाइन खींचकर, और वो यहाँ ले आनी है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ यू शेप बनाते हैं, ऐसे आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको हम कर्व कर देते हैं ऐसे। बात समझ में आ रही है, आराम से बना सकते हो, नहीं बना सकते भाई। सबसे पहले क्या किया, ये 2 लाइन ऐसे खींचते सीधे, इधर वाली लाइन को ऐसे नीचे करके बीच में लाकर थोड़ा नीचे की तरफ ले जाते हैं, और इसको हम कर्व दे देते हैं, घुमाव दे देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमने दोनों किनारों पर यू आकृति बनाई है इससे हमें कुछ इस प्रकार, जैसे मान लो जो 3 का अंक हो ऐसे चलते हैं, बिल्कुल इस प्रकार। ठीक है, ऐसे इधर से समझ में आ गई। तो ये हमारी बड़ी आंत हो जाती है। यहां पर हम, जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम 2 लाइनों से ऐसे
यहाँ ले लेते हैं इसको, ठीक है, 2 लाइन। अच्छा, समझ में आ रही बात? इसके बिल्कुल बीचों बीच में ये जो 2 लाइन है, इनके बीच में आपको फिर 2 लाइन ऐसे खींचनी है, बिल्कुल सीधी 2 लाइन ऐसे खींच सकते हैं आप। इधर वाली जो लाइन है उस पर यू ऐसे। इतना करने के बाद ये जो u होता है, इससे आप या तो s का अंक या 2 का, देखो ऐसे ऐसे इस प्रकार। बताओ बना सकते नहीं बना सकते? आराम से बना सकते हैं ना। अच्छा, या तो आप s मान लीजिए इसको या 2 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, इधर वाली जो लाइन है इस पर आपको विशेष फोकस करना है। अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं तो बहुत बेकार ही चित्र बनता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन को यहीं से घुमाव देना है, उसके डबल राउंड करना है ऐसे, ये देखो इस प्रकार। समझ में आ गई बात? तो ये अपना ऐसा लग रहा है जैसे आमाशय हो, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, इनको आप घुमाव या 3 का अंक या कैसे भी, कितना भी आप घुमा सकते हैं और इसको यहाँ पे जोड़ देना है आपको। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये हमारी छोटी आंत है और छोटी आंत का जो अंतिम खंड होता है वो किससे जुड़ता है? बड़ी आंत से जुड़ता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब इस वाली लाइन को आप डबल करते हुए जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ये जुड़ गई। तो ये हमारी छोटी आंत बन गई इसमें, ये हमारा आमाशय हो गया, और ये आपको पता ही है गृहिणी, जिसकी मैं कई बार बात कर चुका हूँ, ठीक है। इसके बीच में पता ही है आपको क्या होता है? अग्नाशय होता है, तो वो आप बना सकते हैं। ये हमारा अग्नाशय हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? हाँ। और इधर साइड में जो हमारा है वो लीवर होता है। वैसे रियलिटी में अगर हम देखें तो जो हमारा यकृत होता है वो आमाशय के ऊपर तक होता है, मतलब यहाँ तक ऐसे होता है, आमाशय के ऊपर तक होता है। लेकिन हम अपने चित्र में जो लीवर है उसको केवल इसी साइड में बनाएंगे, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे? या लीवर को बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से कुछ ऐसा एक संरचना बनानी है इस प्रकार। 7 का अंक है 7, और इसको ये आपको पता है इसके 2 लोब होते हैं। तो ये हमारा यकृत है जिसके 2 लोब हैं, ये बायां और ये दायां। और इस यकृत में हमारा क्या होता है? पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर होता है। तो हम यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर बना सकते हैं, यानी कि पित्ताशय। और पित्ताशय से चलकर कौन आती है? सामान्य पित्तवाहिनी। तो ये सामान्य पित्तवाहिनी कहाँ ओपन होती है? आप सभी जानते हैं, अग्नाशय वाहिनी ओपन होती है, ये सामान्य पित्तवाहिनी। और ये फिर कहाँ ओपन हो जाएगी? गृहिणी में जाकर। कहाँ ओपन हो जाएगी? गृहिणी में जाकर। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना? अच्छा, तो ये बात कर बना सकते हैं ना, तो बहुत ईजी है। बात इसकी हम करें तो सुनिए, यहां पर हमें सबसे पहले क्या है, आपको माउथ बनाना होता है। माउथ कैसे बना सकते हैं मैं हल्का सा आपको बताऊं। यहाँ तो थोड़ा छोटा है, तो जैसे देखो यहाँ तक तो हम बना ही लेते हैं। तो अपने ऊपर की साइड में यहाँ पे हमें माउथ अगर बनाना है तो देखो इस प्रकार।
तो ऐसा कुछ आप माउथ बना सकते हैं, थोड़ा ये सही न बना है, बाकी आप बना लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना। तो ये जो माउथ है, इस माउथ पे अपनी जो ये आहार नाल जा रही है, ग्रस्ता जा रही है, इसको हम यहाँ पर खोल सकते हैं। मतलब जो ये हम चित्र बनाएंगे ना, तो ये जो माउथ है वो इस पर आना चाहिए ऊपर, ठीक है। और बाकी अगर आप ज़्यादा भी नहीं बनाना चाहें, माउथ भी नहीं बनाना चाहें, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्टली जो हमारी ये ग्रस्ता है और उसको आप माउथ में खोल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा है मोड, वरना ये बना देता आराम से, समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पे जैसे हम माउथ का चित्र बना देंगे तो अपना ये पूरा क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल। बात कर लेते इसके नामांकन की। तो यहाँ हमारा मुख, ये हमारी ग्रस्ता हो जाएगी, ये आमाशय, ये अग्नाशय, ये हमारा यकृत है, और ये आप जानते हैं गृहिणी, ये हमारी बड़ी आंत, और ये हमारी छोटी आंत, ये गोदामार्ग, और ये है परिशिशिका। क्लियर है? तो और तो कुछ नहीं रहा ना, हाँ सारे हो गए। परिशिष्टा ये अपना सीकम है, ये मलाशय या गोदामार्ग यहीं पे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम होता है। अगर आप ये भी बना के आते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि हमको वहाँ पर बताना होता है कि आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर कैसे होती है। और हालांकि जब हम आपको क्लास लेंगे तब मैं आपको इसको और अच्छे तरीके से माउथ वगैरह बना के पूरा क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, वो अगर इस पर थोड़ी वैकेंसी होती, थोड़ा जगह होती, तो मैं ऊपर से एक माउथ बनाकर इसको पूरे को अटैच करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप इतने से काम चला सकते हैं, और बाकी आप माउथ यहाँ जोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये जो नाड़ आ रही है ना, तो अगर ये हमारा सिर होता जैसे यहाँ पर, तो ये हमारा माउथ हो जाता है यहाँ तक ऐसे। तो ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ में जाके ओपन हो जाती, ठीक है। और यहाँ हमारी चिन्ह होकर मतलब ऐसे हम इसको बना सकते हैं इस प्रकार। ये हमारे हाथ बन जाएंगे, समझ रहे हो हमारी बात। तो इस प्रकार हम इसको आराम से बना सकते हैं। देखो हमें क्या है, बोर्ड एग्जाम में चित्र में टाइम नहीं लगना चाहिए, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर चित्र बनाएं, उसी को लगे रफ करते रहें, दोबारा बनाए, उसी में टाइम निकल जाए, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। एक रफली मतलब चलता हुआ चित्र आपको बनाना है, ठीक है, जिससे उसको लगे एग्जामिनर को हाँ ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है और नाम आता चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा आहार एक टॉपिक कंप्लीट है, पाचन तंत्र का आहार नाल की संरचना। अब हम आज के लिए केवल इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम अपने आहार नाल यानी कि पाचन की कार्यकी के बारे में समझेंगे कि आखिर भोजन का पाचन कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। थैंक यू।